ये आपने क्लास 10 में पढ़ा हो, यही आपके लिए दोबारा दिख रहा सामने देखता हूँ। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो ये तो हमारा सरफेस है, ठीक है, ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। एक लाइट यहां से आ रही है और ये मैंने बनाया नॉर्मल, ठीक। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब मीडियम चेंज होगा तो लाइट का बेंडिंग भी हो जाएगी। अब इस मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला μ1 और इसका मैंने आपसे बोला μ2। ऊपर मान लो हमारा मीडियम है एयर और नीचे हमारा मीडियम है वाटर, नीचे क्या हमारा वाटर, एयर। तो ये बताओ दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है, एयर होगा या वाटर होगा? वाटर होगा। दैट मींस μ2 इज ग्रेटर देन। तो ये अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो जब लाइट जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट इस तरीके से हमारी बैठती है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? पहला इसका लॉ जो होता है वो ये होता है कि सिंपल सा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल होता है, ये तीनों ही हमारे सेम प्लेन पर होते हैं। इस पर होते हैं सेम प्लेन। कहने का मतलब अगर ये लाइन देखो तो एक ही लाइन पर इंसिडेंस रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे वहीं से जा रही है और नॉर्मली हमारा सेम प्लेन पर, ठीक है ना, सेम प्लेन या सेम लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा लॉ होता है वो हमारा होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है हमारा? स्नेल्स। बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें बच्चों को, तो आपको समझना क्या है। स्नेल्स लॉ सिंपल सा ये है कि स्नेल्स लॉ जो है वो ये है कि आप जौन सा मीडियम ले रहे हो, जैसे मैंने क्या बोला, जौन सा मीडियम ले रहे हो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और उसी मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो ले लो साइन के साथ। किसके साथ? साइन। जौन सा मीडियम आपने लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम का एंगल साइन के साथ इक्वल कर दो ऑपोजिट। समझते हैं? कौन सा मीडियम ले रहे हैं हम लोग? मान लो पहले ये ले रहे हैं तो लिखेंगे μ1। क्या लिखेंगे? जौन सा मीडियम उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस एंगल ले लो साइन के साथ, साइन के साथ, मतलब साइन आई। क्या बन जाएगा? साइन। कोई दिक्कत? जौन सा मीडियम वही है, बराबर कर दो ऑपोजिट के साथ, μ2 साइन। यही हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है ना। सब एक बात को ध्यान रखिए कि जौन सा मीडियम लेंगे उसी का क्या होगा, जौन सा मीडियम लेंगे वही हमारा क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा समीकरण ये है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फटाफट जाओ, इस स्नेल्स का हमारा का आगे न्यूमेरिकल में काम है। फटाफट लिखो। देखो अगर मैं कभी न्यूमेरिकल में ये लिखूं इस तरीके से μ2 ठीक है, ध्यान रखना मतलब, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं लोग, अगर ये लिखें लोग इस तरीके से या फिर हाँ, ठीक है ना, कहीं भी लिखो, मतलब इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये मतलब है, आया समझ में? ठीक है ना, अगर ये ऐसे लिखा है, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर और जो ऊपर लिखा है वो नीचे। ध्यान रखना। म्यू का फॉर्मूला C/V होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है ना C/V। अब अगर मैं μ2 μ1 लिखूं, अब क्योंकि C तो कांस्टेंट है बिकॉज़ इट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो μ2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C/V2। v2 है और v1 क्या बन जाएगा? C/V1। C से C ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? v1/, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगी, ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि μ2/μ1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v1/v2।
कोई दिक्कत? आप समझ आएगा। V का फॉर्मूला होता है एफ लेमडा। क्या होता है? आपने क्लास 11 में पढ़ा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है ना? वहां ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है ना? μ2 अपॉन μ1। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेकर चल रहा हूं तो v1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ लेमडा का, और में एफ लेमडा टू एफ से एफ इसके बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो हमने फॉर्मूले देखे वो फॉर्मूले क्या बोल रहे हैं आपसे कि μ21 इसके बराबर μ2 अपॉन μ, जो बराबर है v1 अपॉन, और जो इसके बराबर भी है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बराबर लो। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक डालो, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है? आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, जो सिक्का ऊपर दिखाई देता है, पेंसिल थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। ये सब कहीं सुनी बातें हैं जो हम देखते हैं रियल लाइफ में। अब हमें उन चीजों को न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, कैसे हमें क्वेश्चन में को करना है इस तरीके से मेथड लेकर। तो पहला जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं वो है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया वो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आपको थोड़ा बैकअप क्लियर हो अपने क्लास 10 में क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है। रियल डेप्थ का मतलब क्या है? असली। अपैरेंट का मतलब क्या है? जो हमें दिख रहा है, तो नकली चीज। क्लियर है? ध्यान सुनिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर ये पानी भरा है। ये और नीचे की तरफ हमने एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर। ये हमारा क्या रखा हुआ है? एक कॉइन। समझना आपको ये है कि ये जो कॉइन नीचे रखा हुआ है, बट रियलिटी में अगर हम इसको देखेंगे तो ये नीचे हमें नहीं दिखता, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। अगर आप देखने की कोशिश करें तो समझना बात। कभी आप जाना और बाल्टी में कॉइन डाल देना, वो कॉइन आपको बॉटम में नहीं थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? धीरे समझते हैं हम। इस कॉइन की दो रे, अच्छा ये दिख रहा है, मतलब कॉइन आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉइन की इमेज बन रही है। क्या बन रही है? ये बात क्लियर है कि कोई भी चीज आपको, इमेज का मतलब क्या होता है? It is a point where two light rays actually meet or appear to meet। या तो असली में मिल रही हो या मिलती हुई दिखाई दे रही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। अब अगर ये कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉइन की इमेज वहां पर बन रही है। तो इमेज बनने के लिए हमारे पास होनी चाहिए रेज। क्या होनी चाहिए? रेज। तो हम इस कॉइन की निकाल रहे हैं रेज। पहली रे मान लो मैंने इस तरीके से निकाली, ध्यान समझना, ये चलिए हमारी पहली, ठीक। और दूसरी रे मैं ऐसे निकाल रहा हूं। अब क्योंकि यहाँ इस बाउंड्री के बाहर में, अब यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पहली लेक्चर बता दिया कि जब भी कोई लाइट 90 डिग्री से जाएगी तो वापस वैसे ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है ये वाली, ये जो रे है ये 90 डिग्री पे नहीं जा रही, थोड़ा सा बैंड है, और यहाँ पर मीडियम चेंज भी हो रहा है, तो यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे हम? इसको हम क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे इसको? आई। क्या हुआ? आई। लाइट यहाँ से जा रही है। अब ये डेंसर है, बाहर वाला क्या होगा? रेयर है, तो अवे फ्रॉम द, इसको मैंने बोला, तो ध्यान समझना, दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से लाइट जो है हम यहां से देख रहे हैं, तो हमें ये बताओ, हमें पानी के अंदर थोड़ी ना पता है कि रे यहां से आ रही है, यहां से आ रही है।
हमें रे कहाँ दिख रही है? सीधा आदिवासन में। तो रे यहाँ से होते हुए इस तरीके यहाँ पर आके कहाँ मिलेगी हमें? समझो बात को। कॉइन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है? रे निकली दो हमारी इस तरीके, यहाँ पर मीडियम का एक्सचेंज हुआ, मतलब मीडियम बदला तो रे हुई बैंड। अब जैसे ही बैंड हुई तो रे इस तरीके से मिलेगी। अब ये वाली रे कहाँ मिलेगी? इधर तो मिलेगी ना। और यहाँ पर क्या बन रही है? इमेज। दो रे आपस में मिल रही है, यहाँ क्या बन रही है? तो कॉइन की जो अपेरेंट इमेज है वो कहाँ आ रही है? इसलिए मैं कॉइन थोड़ा ऊपर आने बस में नहीं समझने की बात भाई। कॉइन की रियल पोजीशन कहाँ है, पर इमेज कहाँ बन रही है, इसलिए मैं थोड़ा आई बात समझे। ये जो है ये कॉइन की रियल डेप्थ है, डी। क्या बोला मैंने इसको? बट जो हमें दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है? सिर्फ इसको मैंने बोला डी डैश। क्या बोला मैंने इसको? डी इज द रियल डेप्थ ऑफ कॉइन या इमेज बोल दो, एंड डी डैश इज द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द। अरे मेरी बात समझ पाओ, ये यहाँ पर क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर मीडियम में क्या होगा? मीडियम चेंज हो गया, और जैसे मीडियम चेंज होगी तो रेड यहाँ पर आकर ये आई है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या बन जाएगा हमारा? ये आ तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? आइए समझ क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां से लेकर यहां तक ये मैंने आपसे बोला एक्स। क्या बोला मैंने आपसे? डायग्राम देखना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ओके ठीक है भाई। दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन, दिस इज द अपीरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। ये डिस्टेंस टोटल डी, ये डी डैश, ये एक्स, और ये हमारा एंगल आर, ये हमारा एंगल। कोई दिक्कत नहीं। अब एक वर्ड ध्यान रखना, एक वर्ड की हम डेरिवेशन पे आते हैं। अब यहां लगा रहे हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपसे बोल दिया n1। क्या बोल दिया मैंने आपसे? और जो नीचे वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपसे बोल दिया n2। क्या बोल दिया मैंने? n2। ठीक है ना? अब जैसे ही मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो इस मीडियम के लिए एंगल कौन सा बन रहा है, और इस मीडियम के लिए एंगल कौन सा बन रहा है? आया कंफ्यूजन? दोबारा ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ जो है वो हमेशा लगता है बाउंड्री पर। कहाँ लगता है? तो बाउंड्री कहाँ है? स्नेल्स लॉ लगेगा इस पॉइंट पर। कहाँ लगेगा? इस पॉइंट। इस पॉइंट पर बाहर वाला एंगल कौन सा है? उसका मीडियम कौन सा है? n1। तो n1 sin r किसके बराबर होगा? n2 sin r। आया समझ में? आया क्लियर है? स्नेल्स लॉ हमेशा कहाँ लगेगा? बाउंड्री पर। इस बात को दिमाग में डालो, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, वहां पर भी ये बहुत यूज होगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो हमें लगा दे स्नेल्स। अब ये जो रेज होती है, ये रेज होती है पैरा एक्सियल। क्या होती है? पैरा एक्सियल वो रे, पैरा एक्सियल रेज हमारी वो रेज होती है, ध्यान रखना, ये आगे बहुत यूज करेंगे पैरा एक्सियल वर्ड। पैरा एक्सियल रेज का मतलब होता है ऐसी रेज जो बहुत छोटे छोटे एंगल बनाती है। क्या बनाती है? बहुत छोटे छोटे, और वो इतने छोटे एंगल बनाती है कि जो साइन वाली टर्म है वो नियरली इक्वल हो जाती है tan की, इसके बराबर हो जाती है। क्लियर हुआ? ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये लॉजिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि जो रेस हमारी होती है वो होती है पैराएक्सियल। क्या होती है? पैराएक्सियल। और पैराएक्सियल रेस हमारी वो रेस होती है जो बहुत ही छोटे छोटे एंगल बनाती है, जिसकी वजह से साइन वाली टर्म किसके बराबर हो जाती है? tan। अब क्योंकि यहाँ पर साइन आ रहे हैं, या फिर बोलूंगा साइन आई बराबर हो जाएगा tan आई के, और साइन आर बराबर किसके हो जाएगा? tan। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम लिखेंगे n1 sin, साइन क्या कहने देंगे? tan। n2 tan। कोई दिक्कत? अब ध्यान से tan r कौन सा एंगल? ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, तो समझना चाहिए।
tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। क्या होता है, p अपॉन b। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ ये और बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, x, बेस की वैल्यू d डैश। तो tan r की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, x अपॉन d डैश n2 tan i। अब मैं ये वाला ड्रा कर देता हूं पूरा पूरा, ठीक है, i परपेंडिकुलर और पूरा क्या हो जाएगा ये बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी d। x से x कैंसिल, ये फॉर्मूला आपका रहेगा इन मेथड में यूज करेंगे, n2 अपॉन n1 इक्वल टू d अपॉन c। ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइंड में रखना, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट जा रही है, जहां से लाइट जा रही है, और n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां जहां पे लाइट जा रही है। लाइट कहां से निकल रही है, n2 से निकल रही है ना, और कहां जा रही है, n1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ की न्यूमेरिकल फटाफट चलिए। अगला हमारा है शिफ्ट टू अ ग्लास स्लैब। ये आपको लोग ये सिर्फ फॉलो करना है, बाकी इसका कोई डेरिवेशन नहीं करनी है कि ग्लास स्लैब के थ्रू जो शिफ्ट हो रही है तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, इक्वल टू t ब्रैकेट में 1/1 माइनस u। s का मतलब है शिफ्ट, t का मतलब थिकनेस, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फटाफट लिखो इसको, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। लिखिए, चलो ओ रुक जाओ ना यार, ये लोग कैसे तो देखो क्या